हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों का वीकेंड कैसा गया। और काफ़ी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ भी है इस वीकेंड पर। संडे के दिन कल काफ़ी लोग, जो भी स्टूडेंट्स पीटीएम के लिए आए थे, और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मिले। फर्स्ट टाइम मैंने उन लोगों को देखा। बस ये नहीं पता चल पाया कि उसमें से रामानुजम और आर्यभट्ट जो थे वो कौन थे। इतने एक्चुअली क्या हुआ कि इतने सब स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर आए थे कि मैं भी इतना ज़्यादा एकदम से फोकस नहीं कर पाया कि हमारे बैच का रामानुजम और आर्यभट्ट कौन था। तो मैं इतना ज़्यादा केयरफुली तो ऑब्जर्व नहीं कर पाया। बट ऑल इन ऑल व्हाट आई बिलीव कि धीरे धीरे जब भी और इंटरेक्शन होता रहेगा तब मुझे सब कुछ बातें जो है, मतलब आई विल गेट फेमिलियर विथ यू ऑल। तब तो मुझे पता चल ही जाएगा। मीनवाइल लास्ट टाइम पर हम लोग बात कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन की, और लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चंस का पैटर्न आपको याद दिला दूं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या था कि जो पुली थी, लास्ट क्लास में जो हम क्वेश्चंस करे थे उसमें पुली के पास मास वाला जो केस होता है वो भी हमने कंसिडर किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट केस, हम लोगों ने उससे पहले जो केस डिस्कस किए थे उसमें हमें तीन इक्वेशंस जनरेट करनी है। दो इक्वेशंस कहाँ से आती है? दो इक्वेशंस तो दो ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम से आती है। थर्ड इक्वेशन होती है A1 T1 = A2 D2। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। क्वेश्चन को आपको फिर आगे सॉल्व करना था। अब आज हम पैटर्न थोड़ा सा और चेंज करेंगे। अभी तक आप केयरफुली नोटिस करो, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसमें, जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे सब में टू ब्लॉक सिस्टम था। राइट? ये देखो, टू ब्लॉक सिस्टम, अगेन टू ब्लॉक सिस्टम, फिर से टू ब्लॉक सिस्टम। जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे सभी के सभी क्वेश्चंस थे फॉर टू ब्लॉक सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ मोर देन टू पार्टिकल्स। पर ये सब कुछ करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, 10 सेकेंड्स के लिए आप लोगों को अपनी आइज क्लोज करनी है, आइज को रिलैक्स करना है, और उसके बाद हम डिस्कशन पार्ट रेज्यूम करेंगे। तो 10 सेकेंड्स के लिए सब लोग अपने आइज क्लोज कर लो, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को रेज्यूम करेंगे। हाँ, होमवर्क आज देंगे हम, क्योंकि आज हम लोग स्प्रिंग वगैरह भी पढ़ लेंगे होपफुली। तो आज होमवर्क मिलेगा आपको, मंडे से लेकर इस वीक पूरा आपको होमवर्क मिलेगा। अब आप आइज ओपन कर सकते हो। आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें तीन ब्लॉक्स दिख रहे होंगे आपको। अब आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। ये ट्राई करो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन द कंसेप्ट ऑफ थ्री ब्लॉक सिस्टम।
हाँ, चैप्टर कितना बचा है? मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये 3 डेज में टॉपिक ऑल इन ऑल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 डेज में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके होंगे तब तक। अरे वाह! सब लोग का आंसर आ रहा है, क्या बात है! इतने सारे स्टूडेंट्स का आंसर इतनी जल्दी आ गया, अरे वाह! लास्ट 60 सेकंड्स और दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। हम इस वाले क्वेश्चन को पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग 2 अलग-अलग मेथड्स के हेल्प से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। लाओ अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों होगा इस बार? इस बार देखो, यहाँ कोई पुली अटैच नहीं है। ये देखो, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पुली अटैच नहीं है। ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। आपको याद है डायरेक्टली कनेक्टेड वाले क्वेश्चंस हमने किए थे? फॉर एग्जांपल, सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इस पोर्शन को हाइड कर देता हूँ। ये देखो जरा, सपोज हम इस पोर्शन को हाइड कर देते हैं। क्या फील हो रहा है आपको? अगर मैं इस पूरे पोर्शन को हाइड कर दूंगा तो आपको क्या फील हो रहा है? क्या इस टाइप का क्वेश्चन, देखो, इस क्वेश्चन को देखने का थोड़ा सा मेथड चेंज करो। क्या ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है इस टाइप का? याद है नेट पुलिंग फोर्स मेथड? नेट पुलिंग फोर्स मेथड में इस टाइप का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया मिल गया है कि यहाँ पर ब्लॉक्स का एसोलेशन सेम होगा, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये अज्यूम कर लेता हूँ कि इन ब्लॉक्स का एसोलेशन होगा ए। ये फर्स्ट स्टेप है। मैंने एज्यूम कर लिया कि तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए ईच। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस पर फोर्स कितना लगेगा? 5G। सेम स्ट्रिंग, सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग, न्यू टेंशन। कंफर्टेबल हो जाओ, डायग्राम देख लो, कितना इजी गोइंग प्रोसेस है लॉज ऑफ मोशन में। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मेरी हेल्प करते जाओ आप लोग। 5 kg के लिए क्या लिखेंगे? 5 kg के लिए 5 kg के लिए नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 5G माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? सेकेंड इक्वेशन आएगी विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक के लिए क्या लिखेंगे?
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 2, यहाँ लिख रहा हूँ ना इक्वेशन 2। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ठीक है। इक्वेशन 3 कहाँ से लाएंगे हम? 2 kg के लिए जो इक्वेशन होगी उसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। इक्वेशन 3 होगी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हमने इक्वेशन 3 बोल दिया। अब एक काम करो, तीनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दो। तीनों इक्वेशंस को आप ऐड अप करोगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी, लेफ्ट हैंड साइड में ये कैंसल आउट हो जाएंगे टर्म्स। आपको मिलेगा 5g इक्वल्स टू 10a, और आपको यहाँ से मिलेगा a इक्वल टू 5। क्या यही रिजल्ट हमें डायरेक्टली और इजीली मिल सकता था? बिल्कुल मिल सकता था, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, नेट पुलिंग फोर्स मेथड से। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम नेट पुलिंग फोर्स मेथड क्यों अप्लाई कर सकते हैं? रीज़न है, हम इस क्वेश्चन में नेट पुलिंग फोर्स मेथड इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, इसीलिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली 5g अपॉन, देखो नेट पुलिंग फोर्स इज 5g डिवाइडेड बाय टोटल मास टू बी पुल्ड इज, ये मेथड नंबर 2, डायरेक्ट रिजल्ट। यहाँ से आप T1 T2 भी फाइंड कर सकते हो, एक बार एक्सेलरेशन पता चल गया तो उसके बाद हम T1 T2 भी फाइंड कर सकते हैं। यह आज की क्लास का, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है किसी रीजन से, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे इतनी देर से, ये अभी आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। मैं सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। चेंज है, ध्यान देना, बीच में पुली आ गई है। क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो गया है। करो ट्राई, मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा, कंसेप्ट सही लगाओ, फिर हम लोग डिस्कस करके देखते हैं।
क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? जो लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। सेम क्वेश्चन है कि हमें तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। द ओनली डिफरेंस बीइंग, इस बार आपको तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन डिफरेंट मिलेगा। ऑल विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस। देखो, रिजल्ट हम शेयर कर देते हैं पहले आपके साथ। ये हमारा फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट होगा। सॉल्व देखो कैसे करेंगे। ये आपको याद है, ये हम लोगों ने डायग्राम कहीं बनाया है, सेम टू सेम डायग्राम आपको याद आ रहा है कि हमने बनाया है सेम टू सेम डायग्राम। कंस्ट्रेंट का जो डेरिवेशन था, स्ट्रिंग पुली सिस्टम का कंस्ट्रेंट का डेरिवेशन था, वो मैंने इसी डायग्राम के हेल्प से प्रूव किया था। A1 + A2/2 = A3। ये वही डायग्राम है। तो हम मान लेते हैं फिर से कि इसका एक्सेलरेशन, फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन इज A1। स्टार्टिंग अजम्पशन इज फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन इज A1, इसका एक्सेलरेशन A2 और इसका एक्सेलरेशन है A3। फिर इसके बाद यहाँ पर 5G, यहाँ इस स्ट्रिंग में टेंशन में एज्यूम कर रहा हूँ T। अब केयरफुली नोटिस करो, ये पूरी एक ही सिंगल स्ट्रिंग है। अगर आप केयरफुली नोटिस कर पा रहे हो तो ये एक सिंगल
स्ट्रिंग होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखो सिंगल स्ट्रिंग है। आपको पता है सिंगल स्ट्रिंग में क्या होता है? आइडियल सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन रिमेन्स सेम। फिर यहाँ पर अगर पुली आइडियल है, क्योंकि अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, विच सिंपली मीन्स कि वी हैव टू अज्यूम दैट पुली गिवन इन द क्वेश्चन इज आइडियल। तो ये तो हमारा एजम्पशन होगा, अदरवाइज हम इसका मास आपको देते। तो यहाँ पर 2t। अब आप 3 kg के लिए क्या लिखोगे इक्वेशन बताओ? 3 kg के लिए इक्वेशन होगी, हेल्प करो मेरी 3 kg की इक्वेशन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन हम किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर 3 kg। सिमिलरली फॉर 2 kg, अगेन हेल्प करो मेरी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 5 kg के लिए 5 kg के लिए 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a3। चेक कर लो, देख लो अभी तक यहाँ पर इक्वेशंस तो बना ली होगी आपने, फ्रेम कर ली होगी इक्वेशंस। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अभी तक हमारे पास इक्वेशन है 3 और वेरिएबल है 4। 4 वेरिएबल कौन से हैं? a1 a2 a3। a1 a2 a3 और t। कितने वेरिएबल होते हैं ये होते हैं 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के लिए मुझे 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो फोर्थ इक्वेशन कहाँ से आएगी? फोर्थ इक्वेशन आएगी, बिल्कुल सही समझ गए हैं सब लोग। फोर्थ इक्वेशन यही तो है। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इक्वेशन मत सॉल्व करवाना बस मुझसे, पता है ना कैसे करते हैं इक्वेशन सॉल्व। सॉल्व करो तो आपको ये 3 वैल्यूज मिलेगी। सॉल्व करके देखो, ये इस ऑर्डर में आएंगे। 2 1 3 लिखा है शायद मैंने। पहले मुझे a2 मिल रहा है, फिर मुझे a1 मिलेगा, और फाइनली लास्ट में जो मैंने लिखा है वो वैल्यू है a3 की। नहीं, यहाँ पर जब भी हमारे पास 3 ब्लॉक्स होंगे, हम 80 वाली मेथड अवॉइड करेंगे। ऑल्दो अप्लाई कर सकते हैं, मैं जैसे डब्ल्यूपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसमें कुछ पॉइंट्स, तब अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी आप उसके लिए एट प्रेजेंट अभी रेडी नहीं हो, जब तक डब्ल्यूपी नहीं पढ़ लेते हो। तब आप इसे, इस टाइप के जो 3 ब्लॉक सिस्टम होते हैं उसमें a1 + a2/2 = a3 यूज करोगे। तो ओवरऑल देख लो, आंसर आपका मैच कर रहा है। बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर मैच नहीं कर रहा उन्हें मैं एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से a1 a2 a3 निकाल के यहाँ रख दो, तो आपको टी मिलेगा। टी मतलब टेंशन मिल जाएगा। एक ही इक्वेशन बनेगी, उसमें टेंशन मिल जाएगा। उस टेंशन को उठा के इक्वेशन 1 और 2 में रख दो,
तो आपको A1 A2 मिल जाएँगे और फोर्थ में रख दो उसको A1 A2 को तो आपको A3 मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। आज शायरी नहीं आ रही? अरे हमें थोड़ा ना आती शायरी, जो भेजते हैं क्लास में से जो 2-3 लोग भेजते हैं, वो भेजेंगे तभी हम कुछ बता पाएँगे। वो शायद 8 बजे का टाइम होता है, उसका फिक्स है टाइम, वो 8 ओ क्लॉक के आस-पास वो एक शायरी हमें सेंड करता है रोज़। तब तक हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें शायरी-वायरी कुछ नहीं आती। छोटे-मोटे वो पोएम-वोएम टाइप की आती है, बोलो तो वो सुना सकते हैं। पर वो भी कोई ऐसी अच्छी हाई-फाई लेवल की पोएम नहीं है, मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा। पर अभी रिकॉर्डिंग में तो और है ना, कैसे सुना दें? नहीं, मछली जल की रानी वाला ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा उससे हल्का-सा डिसेंट लेवल का, बट इतना कोई हेवी कोई वैसी पोएट्री नहीं है। रिंगा रिंगा रोज़ेज़ भी नहीं है। आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं, वो एक्चुअली अच्छा सुना ही देते हैं, आप लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे हो। एक्चुअली हमने कहीं पढ़ा था ये। अब कितना सच है, कितना सही नहीं है वो हमें नहीं पता, बट हमने कहीं पढ़ा था ये कि ऐसा होता है ना, एक था राजा, एक थी रानी, उनका एक था लड़का। शायद आपने सुना होगा। एक था राजा, एक थी रानी, उनका एक था लड़का। सुना ही है आपने? नहीं सुना? अच्छा, चलो सुना देते हैं। तो ये कुछ 4-5 लाइन का ही है, बिल्कुल शॉर्ट ही है कि एक था राजा, एक थी रानी, उनका एक था लड़का। राजा मरा लड़ाई में, रानी मरी कड़ाई में और बेटा मरा पढ़ाई में। तो ये एक बहुत डिसेंट सी छोटी-सी पोएम है, जो बचपन से हमारे दिल को छू चुकी है अब तक। आओ अब हम लोग 1 मिनट के लिए पहले आइज़ क्लोज़ करें, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस बीच बहुत सारे लोग तारीफ़ों भरे मैसेज हमें भेज रहे हैं, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड, थैंक यू सो मच। इस बीच एक और मैसेज आया है कि सर एमिनेम वांट्स टू नो योर एड्रेस, बट एमिनेम कहाँ शायरी करता है, वो तो रैप करता है, तो उसे हमारे एड्रेस की क्या ज़रूरत है, ये बताओ? अभी ये क्वेश्चन में देखो, आपने फिर से देखा केयरफुली, हमने 3 ब्लॉक दिए हैं आपको, है ना? 4 केजी, 2 केजी, 3 केजी। अच्छा, आप एक चीज़ देखो, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? आप याद करो, कुछ दिनों पहले आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? एक ब्लॉक से शुरू हुई थी, कि एक ब्लॉक पे इतना फ़ोर्स लगा रहे हैं, एक ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा है, बताओ नॉर्मल कितना होगा? बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? और आज देखो आप कितने बड़े हो चुके हो। ऑल ऑफ अ सडन आपने एक की जगह 3 ब्लॉक सॉल्व करना शुरू कर दिए। करो ट्राई।
इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? चलो इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट आना चाहिए इतना। अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। रीज़न ये है कि अब देखो यहाँ पर एक एम्बिग्विटी है माइंड में कि ये कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा। अब कई लोग सोच सकते हैं कि सर 3 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये भी पॉसिबल है कि ग्राउंड के फ्रेम में, थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करना, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि ग्राउंड के फ्रेम से देखने पर आपको दोनों नीचे आते हुए दिखें। हमें नहीं पता कौन कहाँ जाएगा। ये तो पता है 3 kg नीचे आएगा। हो सकता है कि 2 kg भी साथ में नीचे आए, दोनों नीचे आए क्योंकि ये ब्लॉक आगे आ रहा है, राइट? तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। पर आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैं रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये बहुत सिंपल रीज़न है कि आपको सिंपली क्या करना है पता है? एक्सेलरेशन को डायरेक्शन के साथ मार्क करना है। आप अज़्यूम कर लो, लेट अस अज़्यूम कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज़ a1, सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज़ a2 एंड 4 kg का एक्सेलरेशन इज़ a3। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। सपोज़ सॉल्व करने पर ये जो a1 है, ये पॉज़िटिव आता है, इसका मतलब आपने सही डायरेक्शन अज़्यूम करी है। सॉल्व करने पर a2 पॉज़िटिव आता है, अगेन मीन्स आपने सही डायरेक्शन अज़्यूम करी है। बट इफ समहाउ a2 नेगेटिव आता है, तो उसका मीनिंग है वैल्यू सही है a2 की, बस डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर है। बस इतना ही डिफरेंस होगा। अगर नेगेटिव आता है तो भी आपका आंसर वैल्यू वाइज सही है, बस डायरेक्शन वाइज आप उसको चेंज कर दोगे, बाकी सब कुछ सही है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला फोर्स 3g, दूसरा 2g, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। ये देखो सेम स्ट्रिंग जा रही है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, राइट? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। ये टी, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2t। अब हेल्प तो आप लोगों को करनी पड़ेगी मेरी इसमें, है ना? हेल्प करो मेरी। सबसे पहले मेरी हेल्प करो आप। चलो 3 kg से स्टार्ट करते हैं। 3 kg के लिए क्या लिखेंगे हम बताओ? 3g माइनस टी इज 3a1। समझ में आता है? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेम केस आपने माना है कि 2 kg भी नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन। 4 kg के लिए क्या लिखेंगे? 2t इक्वल टू 4a3। फोर्स इज इक्वल टू अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन। 2t इक्वल टू 4a3। अभी आपके पास हो गई 3 इक्वेशन, वेरिएबल हैं 4। फोर्थ इक्वेशन कहाँ से आएगी? फोर्थ इक्वेशन आएगी बिल्कुल सही, a1 प्लस a2
बाय 2 इज इक्वल टू A3, क्योंकि ये A1 से नीचे जा रहा है, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो बस थर्ड इक्वेशन यहाँ से मिल गई। चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल हैं, सॉल्व करो, सॉल्व करने पर आपको ही रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉजिटिव आने का मतलब, अगर सब रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सही डायरेक्शन अज्यूम करी थी। डन। क्या हम प्रोसीड करें आगे? अब ये क्वेश्चन और ट्राई करो थ्री ब्लॉक सिस्टम पर। इसके बाद फिर हम कुछ और कंसेप्ट आज ऐड ऑन करेंगे। थ्री ब्लॉक सिस्टम का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका। इसमें मैंने इंक्लाइन वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। आपको फाइंड क्या करना है पता है ना? तीनों ब्लॉक्स का एसोलेशन मुझे बताना है। फाइंड एसोलेशन ऑफ, सिर्फ अभी एसोलेशन बताना है। फाइंड एसोलेशन ऑफ ऑल द थ्री ब्लॉक्स। एसोलेशन आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, तो टेंशन तो आप फाइंड कर ही लोगे। हाँ, आइडियल पुलीज हैं। देखो, जब भी नॉन आइडियल होती है ना, तो हम क्वेश्चन में लिख देते हैं कि जैसे मान लो P1 है या P2 है या P3 है। कोई भी पुली नॉन आइडियल होती तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में हमें, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन यू हैव टू एज्यूम कि पुली इज डेफिनेटली आइडियल।
नहीं नहीं, ये सब पूरी एक सिंगल सेम स्ट्रिंग है ना, किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है। ये एक्चुअली क्या होता है देखो, आ, ये स्ट्रिंग जो है ये यहाँ से कनेक्ट होके पुली के ऊपर से पास करती है। और यहाँ पुली लगाने से पता है क्या होता है, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। स्ट्रिंग को बस हमने बैंड करा है और कुछ नहीं, यहाँ पर स्ट्रिंग को बैंड करा है। ये पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है, देखो। ये पूरी एक सिंगल कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं आंसर डिस्प्ले करूँ? आंसर आना चाहिए ये 10/3 ईच। इस बार तीनों का एसलेशन सेम आ रहा है। आओ अब इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इसका एसलेशन हम मान लेते हैं A1, इसका एसलेशन A2, 4 kg का एसलेशन A3, ठीक है। ये तो अभी हमने एसलेशन एज्यूम कर लिए, A1, A2 एंड A3। अब इसके बाद 4 kg पर एक फोर्स लगेगा यहाँ पर, वो लगेगा 4g sin 30 डिग्री। वो होता है इक्वल टू 2g, राइट। 4g sin 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 2g। पीछे लगेगा t, यहाँ लगेगा t। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन हो कभी भी तो बता देना। यहाँ लगेगा t, ये होगा t, ये भी होगा t, यहाँ होगा 2t। पता है ना, फोर्स मल्टीप्लायर। तो वहां हो जाएगा 2t। और एक लास्ट फोर्स और 1 kg पे नीचे लगेगा एसलेशन, सॉरी फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। अब मेरी हेल्प करते जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम ये वाला 4 kg। इस वाले 4 kg के लिए क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे, चलो 1 kg के लिए लिखते हैं। अब 1 kg के लिए बताओ क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस टेंशन इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 4 kg के लिए। वो जो 4 kg दिख रहा है, 4 kg के लिए क्या लिखूंगा मैं, बताओ आगे कितना फोर्स लग रहा है, 2t। 4a3। इक्वेशन हो गई 3, वेरिएबल है 4। फोर्थ इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, ये वाला पोर्शन A1 से आगे जा रहा है, ये वाला पोर्शन A2 से आगे, A3। आपको पता है। चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, सॉल्व करना है इस बार। तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड, मतलब A1, A2 और A3 सेम आ रहे हैं। फोटो लेनी है, फोटो ले लो इसकी डायग्राम की। हाँ।
किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप कहीं भी ले सकते हो। साइन का ध्यान रखना, बस साइन अगर आंसर में नेगेटिव आता है तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा कि वो आंसर जो आपका आ रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी अपोजिट आ रही है। पर यूजुअली अगर हमें पता होता है या फील होता है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए तो हम जनरली उसी डायरेक्शन में फिर लेते हैं, क्योंकि हम अननेसेसरी नहीं चाहते कि आंसर जो है अननेसेसरी नेगेटिव आए। अदरवाइज आप एक्सेलरेशन तो किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। अकॉर्डिंगली ये सभी इक्वेशंस बहुत एकोमोडेटिव है, एडजस्टिव है। तो ये अपने आप को एडजस्टेबल है, मतलब अपने आप को एडजस्ट करके फाइनल रिजल्ट आपको प्रॉपर देगी विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आपके सामने, और वो होता है कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग्स। सर, आई हैव अ डाउट दैट आई नो वी राइट 2t इक्वल टू 4ac, बट वाई नॉट वी राइट 2g माइनस 2t इक्वल टू है 4ac प्लस 2t। ये क्या है? शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी देखो, शास्त्री जी क्या होता है कि 4g लिखने का मतलब ही नहीं है ना शास्त्री जी। देखो आप, 4g नीचे लग रहा है और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर रहा है। अच्छा, आप मुझे बताओ शास्त्री जी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? उस डायरेक्शन में तो सिर्फ एक ही फोर्स है, ये। तो ये जो फोर्स है ना उस डायरेक्शन में, ये देखो, ये जो फोर्स है उस डायरेक्शन में, ये उसको उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देगा। 4g मतलब ग्रेविटी से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। 2g, 2g देखो, 2g शास्त्री जी, 2g 4 kg पे लग रहा है। 4 kg पे लग रहा है, वो उसका ग्रेविटी है। इसका ग्रेविटी इस पे लगेगा, इसका ग्रेविटी उस पे डायरेक्ट मत लगा देना। वो क्या करेगा, इनडायरेक्टली टेंशन क्रिएट करेगा और टेंशन के हेल्प से वो उस पे फोर्स लगाएगा। आप समझो, ये जो 2g है ना, ये डायरेक्टली 4 kg पे नहीं लगेगा। ये 2g जो है ये इस नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, और उसका जो टेंशन है, ये जो टेंशन है वो ट्रांसफर होके उस पे लगेगा। ठीक है, तो जिसका ग्रेविटी जिस पे लग रहा है उसका ग्रेविटी उसी पे लगाना है। जिनने A2 की डायरेक्शन अपोजिट ली है उन्होंने इक्वेशंस गलत बनाई है, इसलिए उनका आंसर मैच नहीं कर रहा है। देखो, हम आपको एक चीज समझाते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो हम उन्हें थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं। देखो, हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं फिर से। ठीक है, देखो आपने क्या मिस्टेक करी, काफी लोगों ने ये मिस्टेक करी होगी, क्योंकि हो तो दुष्ट ही आप लोग। चाहे कितना भी मैं समझा दूं फिजिक्स, पर रहेंगे तो सब लोग दुष्ट। तो देखो पापियों, ये देखो, अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। किसी ने गलती से A2 ऊपर ले लिया मान लो, तो पता है क्या होगा, इक्वेशन भी तो बदलेगी। अरे भाई, अब आपने बोला कि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स करोगे, पहली बात। आधे लोगों ने तो वो भी नहीं किया होगा, मुझे पता है उनकी आदतें। तो पहली बात तो, अगर आप ऊपर मान रहे हो कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स देखूंगा ना मैं तब। पहले तो यहाँ चेंज आ जाएगा इस इक्वेशन में। दूसरा चेंज क्या आएगा, दूसरा चेंज आएगा कि आप बोल रहे हो कि ये A1 इधर है। आप बोल रहे हो कि ये A1 इधर है, मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में। फिर से लिख देते हैं, एक मिनट। ये इस डायरेक्शन में आपने एज्यूम करा A1 आगे है। फिर आपने एज्यूम करा कि ये A3 है। फिर आप बोल रहे हो ये A2 पीछे है। अगर A2 पीछे है तो उसका मतलब आगे कितना होगा, -A2 होगा। अगर पीछे के डायरेक्शन में A2 है, इसका मतलब आगे के डायरेक्शन में कितना होगा, आगे के डायरेक्शन में होगा -A2। अब बताओ क्या लिखूं मैं, A1 -A2/2 इक्वल टू A3। ये सब कुछ किया था आपने? नहीं किया था ना, इसीलिए। अब आ गया समझ में? सॉल्व करना, अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। और ऐसे मुझे प्लीज सब लोग ऐसे
छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत किया करो, खुद से ही सब मामले निपटा लिया करो, इतने बड़े हो गए हो। इस बीच 8 बजे एक शायरी आई है, पहले हम खुद पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर आपको पढ़ के सुनाएंगे। अरे वाह, ये एक बहुत बढ़िया शायरी आई है। अगर आप सब लोग बोलो तो हम ये सुनाएं, एक शायरी सुनाने के बाद स्प्रिंग्स का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। तो हमें लग रहा है कि एक बार ये शायरी पढ़ के जरूर सुना देनी चाहिए। अर्ज किया है, अर्ज किया है, हम लोग टायर में हवा, वहीं अमीर लोग नाइट्रोजन भरवाते हैं। वाह वाह। हम लोग टायर में हवा, वहीं अमीर लोग नाइट्रोजन भरवाते हैं। वैसे ऑफ द ट्रैक मतलब हम भी जब पेट्रोल पंप जाते तो बाय डिफॉल्ट नाइट्रोजन ही भरता है। तो क्या इसका ये मतलब समझे कि हम भी अमीर हो गए? मतलब ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा भी एक डाउट है, वो भी आप सॉल्व करना बाद में। अभी हाल फिलहाल अर्ज किया है, हम लोग टायर में हवा, वही अमीर लोग नाइट्रोजन भरवाते हैं। रामानुजन जी के डाउट्स ऐसे हैं कि हम जैसे बालक बबलू भी चौंक जाते हैं। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ऐसे खतरनाक डाउट्स पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है। आजकल आप लोगों की शायरियों का लेवल दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। चलो अब इसी के साथ हम लोग अब स्प्रिंग के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब सुनो, क्या आप लोगों ने स्प्रिंग देखी है? बिल्कुल देखी होगी। दिन भर तो एक जगह से दूसरी जगह तो उचकते रहते हो, एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से छत पे, छत से नीचे कूदते रहते हो, दिन भर इधर उधर घर में कूदते रहते होंगे, उछलते रहते होंगे, राइट? तो स्प्रिंग तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखी होगी, आपके जो पैरों में लगी होती है, उसी को स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, ये वो सीजन वाला स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग ऑटम समर वाला ये स्प्रिंग नहीं है। ठीक है। तो ये स्प्रिंग वो है जो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, ये इसको स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है। चलो तो आज हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग की। किसी भी स्प्रिंग के पास होती है एक नेचुरल लेंथ। देखो, हर स्प्रिंग की लाइफ में एक लेंथ होती है जिसे नेचुरल लेंथ कहा जाता है। नेचुरल लेंथ का मतलब ये होता है कि जब आपने स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, स्प्रिंग को एज इट इज विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अगर रखा हुआ है, तो वो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा नेचुरल लेंथ क्या होता है। देखो, अभी फोटो देखो, इस फोटो में जो स्प्रिंग है ये होती है इसकी नेचुरल लेंथ। क्या होती है ये? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मतलब समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया। अब क्या होता है, मान लो मुझे इसको एलोंगेट करना है। एलोंगेट करने का मतलब मुझे, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो बताओ फोर्स लगाने से क्या होगा? फोर्स लगाने से स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। पहले जो लेंथ थी ना, अब फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? स्प्रिंग जो है वो एलोंगेट हो जाएगी। ज्यादा एलोंगेट हो गई लगता है, कम कर देते हैं थोड़ा। ये देखो, हमने जैसे ही फोर्स लगाया स्प्रिंग एलोंगेट हो गई। तो यहाँ तक की जो लेंथ थी इसे हम क्या बोलते हैं बताओ? इसे हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेचुरल लेंथ। और ये क्या है? ये है एक्सटेंशन। कितना एक्सटेंशन आया इसके अंदर? एक्स अमाउंट का, मैं मान सकता हूँ कि इसके अंदर एक्स अमाउंट का एक्सटेंशन आया है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एक्सटेंशन को अच्छे से। क्या बात है, ये परमानेंट मार्कर जा क्यों नहीं रहा है? गायब ही नहीं हो रहा है।
हाँ हाँ, चल रही है ऑटो, हमें याद आ गया। हमें याद आ गया आप लोगों का वो स्टेटमेंट, इसीलिए हम बोल रहे हैं। देखो अभी अमेजोन पर प्राइम डे सेल चल रहा है, आज और कल 2 दिन ही रहेगा। फ्लिपकार्ट पे भी 4-5 दिन का सेल चल रहा है। तो हम तो अभी से ही आपको बोल रहे हैं, देखो सही मौका है, बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं। समझ ही गए हो बाकी तो आप लोग। ये है एलोंगेशन हुआ। तो एक थी नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ के बाद आपने खींचा तो एलोंगेशन हुआ। एलोंगेशन क्यों हुआ? क्योंकि आपने फोर्स लगाया। आपने फोर्स लगाया और इसलिए उसके अंदर एलोंगेशन आया। आप फोर्स लगाओगे उसके अंदर एलोंगेशन आएगा। अब सिंपल सी बात है, ये जो फोर्स और एलोंगेशन होंगे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एलोंगेशन मिलेगा। जितना ज़्यादा एलोंगेशन चाहिए उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा खींचना चाहते हो उतना ज़्यादा फोर्स लगाओ, या जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एलोंगेशन आएगा। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। वैसे इसको हम लोग फिजिक्स में हुक्स लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग फिजिक्स में हुक्स लॉ बोलते हैं, जो कि हम आगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम से एक टॉपिक आएगा उसमें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, समझ में आ रहा है? फोर्स कौन सा, जो फोर्स आप लगा रहे हो एलोंगेशन के लिए, वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम बोलते हैं के। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। ध्यान रखना, के को क्या बोलते हैं? के इज टर्म्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग। और ये जो एक्स है, ये एलोंगेशन भी हो सकता है, जैसे अभी मैं सिखाया आपको। कंप्रेशन भी कर सकते हो आप। स्प्रिंग को कई बार आपने कंप्रेस भी किया होगा, राइट? तो चाहे एलोंगेट करना हो चाहे कंप्रेस करना हो, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। कंप्रेस करने के लिए जो अंदर के डायरेक्शन में फोर्स है वो लगाना पड़ेगा, बट दोनों केसेस में जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो अमाउंट ऑफ एलोंगेशन या कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। और एलोंगेशन या कंप्रेशन को हम एक कॉमन वर्ड बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब स्प्रिंग के लेंथ में चेंज लाना। अब चाहे वो एलोंगेशन के फॉर्म में हो चाहे वो कंप्रेशन के फॉर्म में हो, दोनों को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि जो आपने के लिखा है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है? एफ इक्वल टू के एक्स। ये होगा एफ बाई एक्स। ये न्यूटन में, ये मीटर में, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। अभी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी तो बहुत बेसिक बताया है हमने इसके बारे में, इंट्रोडक्शन ही दिया है आपको सिर्फ। अभी और बहुत सारी चीज़ें बतानी है हमें कि ये स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिस स्प्रिंग का के जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम डिफॉर्मेशन के लिए उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो सब कुछ मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। इस बीच एक और मैसेज आया है, मैंने रियलमी नार्जो 35G खरीद लिया। अरे पगलू, खरीदने से पहले मुझसे पूछ लेते। और रियलमी नार्जो खरीदना ही था तो आप वो खरीद लेते अभी। ओप्पो, ओप्पो वाला जो आया है, नाम भूलिया मेरे, ओप्पो Reno 6 5G आया है। पगलू एक बार हमसे कंफर्म तो पूछ तो लिया करो हमसे कभी एक बार। अरे क्या बात कर रहे हो, अच्छा क्यों नहीं? अभी हमने भी ऑर्डर किया है, अभी वो प्री ऑर्डर चालू था तो हमने कल परसों फ्री बैठे थे, हमने सोचा चलो ऑर्डर कर देते हैं। कल परसों हमने भी तो ऑर्डर किया है वो। और सिर्फ इसलिए ऑर्डर किया है, उसका डिज़ाइन देखकर ही हमने सोचा ऑर्डर कर दो। सिर्फ डिज़ाइन के लिए ऑर्डर किया है, बाकी कुछ हमने देखा ही नहीं उसमें फिर। इतना बढ़िया डिज़ाइन दिया है। और वो क्या लिखा था, द ग्लो दैट नेवर एंड्स, ऐसा कुछ लिखा था, पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ लिखा था डिज़ाइन के साथ साथ कि बढ़िया ग्लो सा दिखता है, मतलब पीछे से वो अलग ही उसका ग्लो आ रहा है उसका। पूछ तो लिया करो। और अगर फिर ले ही रहे थे तो फिर आप वो ले लेते, जो अभी आया ना वो गेमिंग वाला, पोको F3 GT, वही ले लेते। गेमिंग नहीं करना है वो तो अलग बात है, गेमिंग नहीं करना है, बट आगे फ्यूचर का तो सोचो। आगे फ्यूचर में 2 साल बाद काम आ जाता गेमिंग के लिए। वन प्लस ले सकते हो उसमें, पर देखो ऑफर नहीं मिलेंगे। पर ये सब आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये लिखो ना, स्प्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उल्टी सीधी बातें करते रहते हो मेरे साथ। लिखो जल्दी लिखो। इस बीच डाउट आया है, तुम सॉल्व कर देते हैं। वन प्लस में सबसे पहली बात तो ऑफर नहीं मिल रहे ज्यादा। ठीक है।
30,000 का है, HDFC का कार्ड यूज़ करने पे वो 500 रुपये ऑफ दे रहे हैं, है ना, कोई मतलब नहीं है, नहीं देते तो भी क्या फ़र्क पड़ जाता, 500 रुपये ऑफ, है ना। और उसके बाद अगर आपको डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर चाहिए तो ले लो, गेमिंग ज़्यादा करते हो तो ठीक है। अदरवाइज़ जो वन प्लस है उसकी पेरेंट कंपनी ही ओप्पो है बेसिकली। तो ओप्पो जो है उसी का वो है, क्या बोलते हैं, वन प्लस जो है उसकी पेरेंट कंपनी ही ओप्पो मोबाइल्स है, राइट। तो और उनका भी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन वो है बीपी के यहाँ, के इलेक्ट्रॉनिक्स करके कुछ है चाइना में। तो इसीलिए, और धीरे धीरे वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ओप्पो का ही ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे वन प्लस में आप देखते जाना, धीरे धीरे डालते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आप देखना उसमें, वन प्लस के अंदर ओप्पो का ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ओएस जो है, वो धीरे धीरे डालते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे हिसाब से ओप्पो ठीक चॉइस रहेगी डिज़ाइन को देखते हुए। बाकी बस एक ही है कि जो ओप्पो 5G है, अभी जो ओप्पो आया है, ओप्पो Reno 6 5G, वो डायमेंसिटी 900 पर है। तो इंडिया में पहला मोबाइल है इस प्रोसेसर पे, डायमेंसिटी 900 पे। तो अभी धीरे धीरे वो ऑप्टिमाइज करेंगे उसको और अच्छे से, तो धीरे धीरे अपडेट्स के साथ फंक्शनिंग और स्मूथ हो जाएगी, तो अच्छा चलेगा तब। और हाँ हाँ, सैमसंग बेस्ट है, पर सैमसंग A52 मार्केट से बाहर हो गया है, A72 मार्केट से बाहर हो गया है, और पता नहीं उनका 5G कब आएगा। अदरवाइज सैमसंग A52, सैमसंग A72 उस पर्टिकुलर सेगमेंट में बेस्ट है में से। उसमें आपको, बिल्कुल सही बात है, उसमें आपको वो भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं वो, पानी के अंदर डालने पे खराब नहीं होता, तो बोलते हैं ना, अच्छा सा नाम देते हैं वो, मैं भूल गया नाम। अरे वाटर प्रूफ नहीं, वो रेटिंग होती है, हाँ, IP रेटिंग। बिल्कुल सही। देखा कितने नॉलेजेबल बच्चे बैठे हैं यहाँ पर क्लास में। और अभी इनसे फिजिक्स का डाउट पूछ लो कुछ, एक आध फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लो, A1 A2 A3 वाला। बस अब और कोई डाउट सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हमें स्प्रिंग के बारे में बात करनी है। एक लास्ट डाउट किसी का आया है, IQ जो 7 आया ना लेटेस्ट, वो मॉन्स्टर एडिशन अभी आएगा शायद एक आध दिन में, 26 27 27 तारीख के आसपास रिलीज होने वाला था, ऑरेंज कलर वाला। ऑरेंज कलर अगर आपको पसंद है तो वो भी ले सकते हो, स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेने के लिए ले सकते हो। आओ अब हम लोग आगे की बात करें। अब सुनो, ये जो के होता है इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं हम। ये जो के है इसका और डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखो, जब मैं आपसे बोलता हूँ F=KX, सपोज करो मुझे एक्सटेंशन चाहिए 1 मीटर का, जो कि हालांकि बहुत बड़ा एक्सटेंशन है, मैं मान लो यूनिट लेंथ का एक्सटेंशन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक यूनिट लेंथ का एक्सटेंशन मिले। तो अगर सपोज सपोज इन जनरल अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है, इट इज़ 1 यूनिट, अब वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, एक्स 1 यूनिट लिख देता हूँ, 1 यूनिट का एक्सटेंशन में चाहता हूँ, CGS में 1 सेंटीमीटर, SI में 1 मीटर। तो जिसका के जितना ज्यादा होगा, सेम एक्स के लिए जिसका के जितना ज्यादा होगा, उसको खींचने के लिए सेम अमाउंट से, सेम एक्स से खींचने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है ये बताओ। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग सिंपल है, के इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस। के इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस कहने का मतलब, के जितना ज्यादा होगा आपको वो स्प्रिंग उतनी ज्यादा स्टिफ मिलेगी। स्टिफनेस समझते हो, स्टिफनेस का मीनिंग समझ में आता है कि उतना ज्यादा उसको पुल करने या पुश करने के लिए, आपको सेम अमाउंट से पुल या पुश करने के लिए, सेम एलोंगेशन या सेम कंप्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सॉर्ट ऑफ टफ टू डीफॉर्म, बिल्कुल सही। आप ऐसा बोल सकते हो, टफ टू डीफॉर्म मतलब थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट स्प्रिंग होती है ना, जैसे एक तरह से होती है सॉफ्ट स्प्रिंग, ये होगी हार्ड स्प्रिंग। तो मैं लिख देता हूँ, के इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस, एक पॉइंट और ऐड कर दो आप साथ में, के इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा के होगा स्प्रिंग उतनी ज़्यादा स्टिफ होगी। अच्छा, ये तो अभी हमने आपको बेसिक जो पॉइंट्स है वो कवर कर दिए। अब एक बार थोड़ा आपको होमवर्क बता देता हूँ आज का, है ना। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया उसके बेसिस पर आप कुछ होमवर्क कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कशन कर लें हम।
अच्छा, वो NP2 में होगा ना शायद। ठीक है, तो NP2 का होमवर्क मैं आप लोगों के ग्रुप में अभी 5 मिनट में पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? NP2, हाँ, NP2 शायद मैंने अभी इसमें अपलोड नहीं करा है, तो उसका होमवर्क जो है NP2 का, मैं आप लोगों के ग्रुप में अभी 5 मिनट में पोस्ट कर देता हूँ। वो होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लेना फिर। तो आपकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करने वाले हैं, स्प्रिंग का ही डिस्कशन आगे एक्सटेंड करेंगे। स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे। और क्वेश्चंस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स। तो ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पर एक्सटेंड करेंगे इसको। होमवर्क अभी मैं 5 मिनट्स में ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, तो चेक जरूर कर लेना। और रुक जाओ 1 मिनट, कल का डाउट सेशन का टाइमिंग आपको पता ही है ना, वो 2:45 से 3:45 वाला, ठीक है? और एक पुराना पुराना पेंडिंग डाउट भी पड़ा है, डाउट सेशन, वो भी हम लोग इस वीक रखेंगे फिर, ठीक है? तो कल का जो टाइमिंग है वो हो सकता है हम 15 मिनट्स अर्ली स्टार्ट कर दें, तो मैं आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। हो सकता है रादर देन 2:45 टू 3:45, हो सकता है हम 2:30 से 3:30 स्टार्ट कर दें, तो वो मैं ग्रुप पे आपके पोस्ट कर दूंगा। चेक जरूर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? चलो फिर आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।